और अगर हाई कोर्ट का मतलब फैसला अच्छा ना आया हो तो फिर क्या होता है कि इस रिट को जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट के तक आप ले जा सकते हो। मतलब अगर आपको मतलब लगता है कि मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब ये किसी को मतलब हुक्म दिया जा सकता है कि आप ये एक्ट को परफॉर्म करो। इनमें से कोई 3 4 या 2 आप लिख सकते हो, बस बहुत है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो अब हमारा मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इतने नंबर का क्वेश्चन जो होता है हमारा 5 नंबर का हमने डिस्कस किया। अब जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें है काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स, परफेक्ट राइट, इम्परफेक्ट राइट, रियल एंड पर्सनल राइट, राइट्स इन रैम एंड राइट इन पर्सोनल। इनको हम 1 बाय 1 करके जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 11 पे। वहां से परफेक्ट राइट स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सोलमन, अ परफेक्ट राइट इज वन विच कॉरेस्पॉन्ड टू परफेक्ट ड्यूटी। ठीक है, विच इज इन्फोर्स बाय लॉ। मतलब ऐसे लॉ जो कि मतलब लॉ के तहत हो, लॉ ने बाउंड किया है कि तुमने ये एक्ट क्या करना है, इसको परफॉर्म करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अ कंट्रैक्ट स्पेशली इन्फोर्सेबल थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट राइट। मतलब कि कोर्ट के थ्रू एक एग्रीमेंट 2 बंदों ने कर लिया। अब कोर्ट उसको क्या कह रही है कि अब तुमने इसको हर हाल में फॉलो करना है। जो मतलब लॉ हमने बता दिया, जो हमने राइट बता दिया इस बंदे का। जैसे वो सूट फॉर इंजेक्शन था 2 भाइयों के दरमियान में, तो उस भाई को बाउंड कर दिया गया कि तुम इसके घर को नहीं तोड़ सकते, ये उसका भी उतना हिस्सा है, तुम्हारा भी हिस्सा है, उसका भी हिस्सा है। तो ये जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ, मतलब जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज कर दिया, वो होता है परफेक्ट राइट। अब आगे चलते हैं हम इम्परफेक्ट राइट पे। बच्चों जो समझ नहीं आएगी वो आप जो है वो एंड पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके बाद इम्परफेक्ट राइट है। एन इम्परफेक्ट राइट इज दैट विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ बट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। मतलब क्या होता है, लॉ ने इसको रिकॉग्नाइज तो किया है, मतलब ये लीगल राइट होता है, लेकिन क्या है कि इसको इन्फोर्स नहीं करवाया। पहले वाला क्या था कि वो कोर्ट इन्फोर्स करवाती है। ठीक है, 2 लोगों के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको कोर्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसको लीगल एक्ट होता है, लेकिन क्या होता है कि उसको इन्फोर्स नहीं करवाती। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि जो है जी मैंने पेन किसी बंदे को दे दिया, तो ये एक लीगल राइट है। ठीक है, मैं नूर को पेन अपना दे देती हूँ, तो ये मेरा एक मतलब नूर को मैंने क्या गिफ्ट के तौर पे दे दिया अपना पेन, तो नूर ने वो पेन जो है वो रख लिया, तो ये एक लीगल राइट हो गया। अब अगर मैं वही एक विस्की की बोतल दूँ तो क्या ये लीगल होगा? ये एक इलीगल एक्ट है। तो अगर मैं जो है उसको लीगल राइट के अंदर रहते हुए, मतलब लॉ के बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए कोई मतलब एक्ट करती हूँ, तो वो होगा इम्परफेक्ट राइट में आएगा। ठीक है, और अगर मतलब कि उसको लॉ ने इन्फोर्स करवाया, ठीक है, लॉ ने उसको क्या क्या रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन उसको इन्फोर्स नहीं करवाया। अब हम आगे चलते हैं पॉजिटिव राइट पे। पॉजिटिव राइट्स क्या होती हैं? पॉजिटिव राइट्स जो हैं, इट इज ड्यूटी एंड पर्सन सब्जेक्ट टू द ड्यूटीज बाउंड टू डू समथिंग। मतलब इसमें पर्सन को बाउंड कर दिया जाता है कि तुमने इस एक्ट को पूरा करना है। जैसे द राइट ऑफ क्रेडिटर टू रिसीव डेट, मतलब क्या कि एक बंदे ने किसी को कर्जा दिया है, तो अब अगले बंदे की ड्यूटी है कि उसका कर्जा पूरा करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब्दुल समी है और दूसरा क्या है, अब्दुल्ला है। ठीक है, अब इन दोनों ने आपस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, ए ने कहा मतलब अब्दुल समी ने कहा अब्दुल्ला से कि भाई मैं तुम्हें जो है कर्जा दे देता हूँ, ठीक है, 50 लाख का या 1 करोड़ का, तो तुमने मुझे जो है वो 7 महीनों बाद वापस कर देना है। अगर अब अब्दुल्ला वापस नहीं करता उसको, तो फिर क्या करेगा? वो लॉ की बाउंड्रीज को इन्फ्रिंज कर रहा है। ठीक है, वो उसने मतलब वो बाउंड थे, एक दूसरे को पूरा करना था, हर हाल में उसने पूरा करना था। अगर वो नहीं करता तो फिर अब्दुल समी के पास रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाएगा। तो इसलिए अब्दुल्ला को क्या करना पड़ेगा? अब्दुल समी को उसके पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने कर्जे पे लिए हुए थे। नेगेटिव राइट कोरिस्पोंडिंग टू नेगेटिव ड्यूटीज, द एंजॉयमेंट ऑफ नेगेटिव राइट इज इनकम्प्लीट अनलेस सच इंटरफेयर टेक प्लेस। इसमें ये होता है कि इसमें ये है कि किसी बंदे को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। ठीक है, आती है कि नेगेटिव राइट्स क्या होते हैं। नेगेटिव राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जिसमें जो है जी जो ऑनर है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये वो राइट्स है, इनको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं रियल एंड पर्सनल राइट्स। ये राइट्स की डेफिनेशन होती है वो ये है कि ये राइट्स क्या होते हैं, द राइट्स विच आर अवेलेबल अगेंस्ट होल वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया पे जो है एक बंदे का जो राइट होता है उसको हम रियल राइट्स कहते हैं। मतलब द राइट्स विच आर अवेलेबल अगेंस्ट होल वर्ल्ड। तो इसको आप लिख ले बच्चों,
उसके बाद इसमें आगे इसकी एग्जाम्पल बताई हुई, आई हैव अ राइट नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ माई लाइफ इज अ रियल राइट एज इट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मतलब एक बंदे का क्या राइट है कि उसकी जिंदगी का राइट है, ठीक है, कोई भी दूसरा बंदा उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हर स्टेट में अगर आप चले जाओ, चाहे आप अमेरिका में रह रहे हो चाहे पाकिस्तान में रह रहे हो, तो क्या किसी भी कानून ने इजाज़त दी है किसी दूसरे पर्सन को कि आप इसको मारो? ऐसा किसी में भी नहीं कहा गया। हर एक बंदे की जो राइट है उसकी लाइफ का, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ के थ्रू, वो चाहे कोई भी कंट्री का हो। पर्सनल राइट क्या होता है? पर्सनल ड्यूटी से मतलब कोरिस्पॉन्डिंग विद पर्सनल ड्यूटीज। मतलब एक बंदे का जो पर्सनल राइट बनता है उसकी लाइफ का हो गया, चाहे उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल राइट। पर्सनल राइट ड्यूटी ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन टू डू समथिंग। यहाँ से आप कर लें जो लास्ट वाली 4 लाइन है, पर्सनल राइट आर जनरली पॉजिटिव राइट एज इट इम्पोज अ ड्यूटी ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन टू डू समथिंग। मतलब ये ऐसी ड्यूटीज होती है जो पर्सन को दी जाती है, चाहे वो उसकी सर्विसेज के रिलेटेड हो। जैसे मैंने आपको वकील और क्लाइंट की एग्जांपल बताई थी कि वकील का पर्सनल राइट क्या है कि वो क्या करे कि जो उस बंदे की ड्यूटीज बनती हैं उसको वो पूरा करे, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम क्या होता है। अब राइट इन रैम जो है ना वो रियल राइट से मिलता जुलता है। राइट इन रैम में क्या होता है? सॉलमन के मुताबिक अ राइट कोरिस्पॉन्डिंग टू अ ड्यूटी अपोज अपॉन अ पर्सन इन जनरल इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। मतलब ये रियल वही हो गया, रियल राइट से मिलता जुलता हो गया कि ये क्या होता है कि ये कोरिस्पॉन्डिंग होता है विद पर्सनल ड्यूटी से। मतलब बंदे की जो पर्सनल राइट बनता है उससे पूरी दुनिया में जो है ना इसके राइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो जैसे उसने बताया कि राइट ऑफ लाइफ एक बंदे का जो जिंदगी गुजारने का राइट है, मतलब उसकी जिंदगी को हिफाजत का राइट है, कोई दूसरा बंदा उसको चैलेंज नहीं कर सकता। राइट इन पर्सोनम क्या होता है? तो ये ड्राइव किया गया है रोमन वर्ड से, जिसका मतलब हो गया होता है एक्शन इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम कोरिस्पॉन्डिंग टू ड्यूटी इम्पोज बाय डिटरमिनेट पर्सन। मतलब इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये दो लोगों के दरमियान में आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको वो फुलफिल करते हैं। ए और बी ने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके मुताबिक ही उन पे जो ड्यूटीज बन गई वो ही उनके राइट होते हैं। जैसे राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आर राइट इन पर्सोनम एज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अलोन आर बाउंड बाय इट। मतलब दो पार्टीज है, ठीक है, उनके दरमियान में आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब ए और बी हैं, दो बंदे हैं, अब उन्होंने पार्टनरशिप कर ली। पार्टनरशिप कर ली तो ए ने कहा बी से कि भाई जो मतलब सारा सामान वगैरह है वो मैं भेज जाऊँगा। तो बी को कहता है कि तुमने क्या करना है, कारखाने के सारे काम वगैरह देखने हैं और जो इसमें मतलब बाल बचता वगैरह है वो तुमने क्या करना है कि उनका मतलब ध्यान वगैरह रखना है, ठीक है। तो पैसे जो होंगे पैसे हम आपस में बांट लेंगे। अब ए चला जाता है बाहर, बी पीछे से जितने पैसे होते हैं वो खुद खा जाते हैं, तो ये उसने इलीगल एक्ट किया। अब राइट ये बना दोनों का कि जो है वो दोनों मुश्तरका बुनियाद पर उन्होंने किया है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे, इसके जो राइट बनते हैं। अब आ जाता है प्रॉपर्टी राइट एंड पर्सनल राइट। प्रॉपर्टी राइट जो होता है वो आप समझ लें प्रॉपर्टी से, मतलब एक बंदे की जो प्रॉपर्टी पे उसका राइट होगा उसको हम प्रॉपर्टी राइट कहेंगे। सिंपल कहें द राइट ऑफ पर्सन ऑन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी राइट। सिंपल लफ्जों में अगर आपने लिखना हो तो द राइट ऑफ अ पर्सन ऑन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। उसके बाद आ जाए पर्सनल राइट पे। पर्सनल राइट वही है जैसे अभी हम लाइफ का राइट पढ़ के आए हैं, या एक बंदे के जो पर्सनल लाइफ के रिलेटेड राइट होता है उसको हम पर्सनल राइट कहते हैं। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, किसी बंदे की रेपुटेशन का राइट हो गया, उसकी एजुकेशन का राइट हो गया। इनहेरिटेबल एंड अनहेरिटेबल राइट्स ये क्या होते हैं? इनहेरिटेबल राइट्स वो होते हैं कि जो क्या है विरासत में उसको मिला है, मतलब जो बाप की प्रॉपर्टी पैसे उस बच्चे को मिलते हैं उसको हम इनहेरिटेबल राइट कहते हैं, विरासत से लिए हुए राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है ए डाइज लीव हिज प्रॉपर्टी हिम बी हिज लीगल हेयरी बिकम ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी दिस इज एन इनहेरिटेबल राइट। सिंपल सी बात लिखी है, क्या हुआ ए जो है वो मर जाता है और उसका बच्चा जो है वो बी उसका लीगल वारिस है। अब क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको मिल जाएगी बी को, तो ये उसका इनहेरिटेबल राइट बन गया। अब अनहेरिटेबल राइट क्या होता है? ये राइट ऐसा राइट है कि जैसे ही इसका मतलब वो पर्सन जिसका ये राइट होता है वो मर जाता है
तो ये राइट खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उसने बताया एक पर्सन का पर्सनल राइट था, किसका, उसने एजुकेशन हासिल करनी है। अब एजुकेशन वही बंदा हासिल कर सकता, और तो कोई नहीं ना हासिल कर सकता, या उसका जो मजहब है वो वही अडॉप्ट करता है, तो वक्त के साथ वो खत्म हो जाता है। तो ये होते हैं अनहेरिटेबल राइट्स। या आप इस तरह से कह लो कि एक बंदा जो है वो उसको विरासत में कुछ नहीं मिला, लेकिन वो खुद अचीव करके कुछ चीज़ हासिल करता है, तो वो उसका अनहेरिटेबल राइट होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं पेज नंबर 24 पे आप आ जाएं। ये भी रहने दें। हाँ जी, लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स क्या होते हैं? लीगल राइट्स क्या होते हैं, पहले इसको समझे। लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ होते हैं। ये परफेक्ट राइट से मिलते जुलते होते हैं, मतलब ऐसे लॉ जो कि लॉ ने बाउंड कर दिया होता है पार्टीज को कि हर हाल में इसको फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे उसने बताया राइट ऑफ ऑनरशिप, किसी के मलकियत का हक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताई थी, ए और बी दो बंदे हैं। ए ने क्या किया, बी को प्रॉपर्टी सेल कर दी। कितने में की? उसने 5 करोड़ में उसको सेल की। अब बी क्या करता है, फिर भी जो है उस प्रॉपर्टी को, मतलब बी के यूज में नहीं आ रही, ए जो है उसको अपने यूज में ला रहा है, बी से पैसे भी ले लिए और प्रॉपर्टी भी नहीं उसको दे रहा। तो फिर वो क्या करेगा, बी के पास ये रेमेडी होगी, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके कहेगा कि भाई इसने तो मुझसे प्रॉपर्टी, मतलब पैसे भी ले लिए और प्रॉपर्टी भी नहीं दे रहा। तो कोर्ट फिर उस कहेगी कि ये इसका राइट ऑफ ऑनरशिप है, यानी उसकी मलकियत का हक है, अब उसको दे दिया जाए। क्यों? तुमने उससे पैसे लिए, अगर तो नहीं तुमने मतलब उसको मलकियत देनी तो पैसे उसके वापस कर दो, या फिर उसका जो राइट ऑफ ऑनरशिप है वो उसको दे दो। अब उसके बाद आता है इक्विटेबल राइट्स। ये भी कोर्ट ऑफ चांसरी और इक्विटी, मतलब ये क्या होता है कि जो अदालतें मतलब रोमन में एप्लीकेबल होती थी ना, वहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है सबको इक्वलिटी पे, इक्वल की बना पे, मतलब जिसका जो राइट बनता है वो उसको दे दिया जाए। मतलब कानून क्या कहता है, ऑल आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ। तो इस असूल को सामने रखा जाता है। हमने पढ़ा था ना सोर्सेज ऑफ लॉ में, इक्विटी क्या होती है, इक्विटी ये होती है इक्विटेबल प्रिंसिपल पे, कि सारे ही लॉ के नज़र में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे वो कहता है द राइट ऑफ मॉर्गेज टू रिडीम द प्रॉपर्टी इज रिगार्डेड एज सर्टेन ऑफ द कोड ऑफ इक्विटी एंड इज एन इक्विटेबल राइट नो एज इक्विटी ऑफ रिडम्पशन और इंजेक्शन। यहाँ पे एक बंदे का जो राइट बन रहा है, ठीक है, मतलब मॉर्गेज क्या होता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी है, ठीक है, वो जो पट्टा वगैरह कहते हैं जिसको ठेके पे देना होता है, ठीक है, वो दे देता है। अब क्या होता है कि एक राइट बन गया उस बंदे का, ठीक है, अब जितनी देर के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, ठीक है, उसको आपने, उसने पैसे दे दिए आपको, ए ने बी को पैसे दे दिए, बी ने आगे से अपनी प्रॉपर्टी उसको दे दी कि ये जो ठेका हमने किया है तुमने इतनी देर इस पे काम करना है, जो पैदावार होगी वो तुमने मुझे दे देनी है, उसके एवज में तुम्हें सारे पैसे दूंगा। अब कोर्ट ऑफ इक्विटी कहती है कि इक्विटेबल राइट हो गया, इक्विटेबल राइट है, अब उसको हर हाल में पूरा करो, ठीक है, ये बात है इसमें। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं ये अब हम देख लेते हैं। प्राइमरी राइट्स आर आल्सो कॉल्ड एंजॉयमेंट राइट्स। दे आर दोज राइट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ रॉन्ग हैविंग बीन कमिटेड, दे एग्जिस्ट फॉर ओन सेक। मतलब प्राइमरी राइट्स ये होते हैं कि जो एक बंदे के, मतलब जैसे पर्सनल राइट है ना, उसी के रिलेटेड ये प्राइमरी राइट्स हैं कि ये एक बंदे का इंडिपेंडेंट राइट है, वो इसको एंजॉय करता है, ठीक है, फ्रीली उसको एंजॉय करती है, हर स्टेट प्रोवाइड करती है। जैसे एक बंदे की इज्जत होगी, एक बंदे की लाइफ होगी, एक बंदे की एजुकेशन होगी। उसके बाद सेकेंडरी राइट्स क्या होते हैं, राइट्स आर आल्सो कॉल्ड सेंसेसिंग एंड और रेमेडियल राइट्स। ये क्या भी होते हैं, ये होता है कि अगर किसी बंदे ने क्या किया है, जैसे थे ना प्राइमरी राइट्स, तो अब सेकेंडरी राइट्स में क्या होता है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाता है, उसके प्राइमरी राइट्स को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर क्या किया जाता है कि उसके नुकसान पहुंचाएगा उसके प्राइमरी राइट्स को, और उसकी जगह जो उसको राइट प्रोवाइड किया जाएगा उसको सेकेंडरी राइट किया जाता है। मतलब फर्स्ट जो तरजीह दी जाएगी वो प्राइमरी राइट्स को दी गई, और सेकेंड किसको तरजीह दी जाएगी, सेकेंडरी राइट्स को। मतलब क्या हुआ, इसमें एग्जांपल के तौर पे देखें, राइट टू ऑब्टेन कंपनसेशन फॉर डेफामेशन टू पर्सन। अब क्या हुआ, एक बंदे का हमने पढ़ा कि प्राइमरी राइट है उसकी इज्जत नफ्स, उसकी रेपुटेशन, ठीक है। अब एक बंदा आता है, ठीक है, वो कह देता है ए है, ठीक है, उसकी इज्जत है, मतलब उसका एक राइट है कि उसकी रेपुटेशन को क्या किया जाए, सेव रखा जाए। अब एक बंदा आ जाता है बी, वो क्या करता है, उस पर ये इल्ज़ाम लगा देता है कि भाई ये तो चोर है, इसने तो बड़ी चोरियाँ की और इसने कत्ल भी किया है। लोगों में खौफ खलासा पैदा हो जाता है, मतलब गलत सोचना शुरू हो जाते हैं, और उस बंदे को जेल हो जाती है। बाद में सारी कार्रवाई जो होती है, कोर्ट को पता चलता है कि ये तो बंदा जो है वो बेगुनाह था, इसने तो गलत बयानी की। तो फिर क्या होता है कि कोर्ट फिर उस बंदे को कहती है ए को, तुमने इस पे गलत बयानी की है, अब इसके पैसे अदा करो।
ठीक है, किसी तरह से इसका अजाला पूरा करो। अब उसने सेकेंडरी राइट के तौर पे उसका पूरा क्या किया, कंपनसेशन की फॉर्म में, पैसों की फॉर्म में। तो ये यहाँ पे उसका जो नुकसान किया, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया, उसका अजाला उसने कैसे कर दिया, पैसों की फॉर्म में। ये है उसका सेकेंडरी राइट। अब आता है पब्लिक एंड प्राइवेट राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, पब्लिक एंड प्राइवेट राइट। ठीक है, ये क्या होते हैं? पब्लिक राइट की बात करते हैं, सिंपल एग्जांपल से इसको समझते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट राइट क्या होते हैं? पब्लिक राइट ऐसे राइट होते हैं जो सबके लिए सेम होते हैं, पूरी स्टेट के लिए एक जैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कि जो सड़क है, ठीक है, जो पब्लिक सड़क है या पब्लिक पार्क है, हमने डिस्कस करना है पब्लिक एंड प्राइवेट राइट क्या होते हैं। ठीक है, पब्लिक राइट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि पब्लिक राइट जो होते हैं वो सब लोगों के लिए सेम होते हैं, पूरी स्टेट के जो लोग होते हैं उनके लिए सेम होते हैं। जैसे रोड है, ठीक है, वो सब यूज करते हैं, सब उसके रास्ता है। ठीक है, अब उस रोड को क्या करे, कोई ब्लॉक कर देता है, ठीक है, उस रोड को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो वो सबके राइट को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए रोड का इस्तेमाल करना सबका पब्लिक राइट है। जैसे पब्लिक प्लेसेस होती हैं, उसको इस्तेमाल करना सबका राइट होता है। तो ये होता है पब्लिक राइट जो सबको मिला हुआ है। ठीक है, जैसे आप समझ लो कि ये जो बसेस चलती है, ओरिएंट ट्रेन चल रही है, तो वो सब यूज़ कर रहे हैं, मेट्रो है वो सब यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका पब्लिक राइट। अब प्राइवेट राइट क्या होता है? प्राइवेट राइट होता है जो एक बंदे का पर्सनल राइट होता है। ठीक है, जैसे उसकी एजुकेशन हो गई, उसके मतलब ज़िंदगी के रिलेटेड कोई राइट हो गया, या दो बंदे आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइवेट राइट। मतलब एक बंदे का घर है, ठीक है, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके प्राइवेट राइट को इन्फ्रिंज किया। यहाँ एक बंदा जो है वो कार से गुजर रहा है, तो दो तीन बंदे उसके आगे आके तो गाड़ी के खड़े हो जाते हैं, तो उसके अकेले का रास्ता रोक लिया, तो ये उसके प्राइवेट राइट को इन्फ्रिंज किया। अब जैसे एक बंदे के अगर आप एग्जांपल ले लो कि वो कार चला रहा है, ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल कार है, करोला कार है, तो ये उसका पर्सनल राइट हो गया, मतलब प्राइवेट राइट हो गया। क्या फ़र्क हुआ पब्लिक और प्राइवेट में? पब्लिक राइट में आप देख लो कि मेट्रो में लोग सफ़र करते हैं, और प्राइवेट राइट में क्या होता है कि एक बंदे की पर्सनल कार है, उसमें वो सफ़र कर रहे हैं। ये फ़र्क हो गया पब्लिक और प्राइवेट राइट में। उसके बाद वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट राइट क्या होते हैं? वेस्टेड राइट ये होते हैं, अ वेस्टेड राइट इज अ राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल इवेंट नेसेसरी टू वेस्ट। बस यहाँ तक। इसमें क्या वो बता रहा है, वेस्टेड और कॉन्टीजेंट दोनों मिलते जुलते होते हैं। वेस्टेड में क्या होता है कि एक शर्त रख ली है कि ये इवेंट हैपन होगा फिर ये काम होगा, ठीक है, ये उन्होंने मतलब कह दिया कि इवेंट नेसेसरी है, ज़रूरी है। मतलब क्या हुआ, ए ने बी से कहा क्या करो तुम सी से शादी कर लो, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें जो है ना वो 10 करोड़ रुपया दूंगा। तो वो कहता है ठीक है मैं कर लेता हूँ। अब क्या होता है कि ए अगर बी सी से शादी कर लेता है, बी मतलब सी से शादी कर लेता है, तो फिर ए उसको पैसे देगा। ठीक है, ये नेसेसरी इवेंट हो गया। ये होता है वेस्टेड राइट, लेकिन ये लॉफुल नहीं है। ठीक है, ये लॉफुल नहीं होते वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट राइट, लॉ में इनका कोई कंसेप्ट नहीं है, बस वैसे ही इनको समझने के लिए बताया गया। जैसे आगे लिखा है ए, इसमें एग्जाम्पल कॉन्टीजेंट राइट अगर हम देखते हैं, कॉन्टीजेंट राइट क्या होते हैं? दोज राइट विच आर कॉन्टीजेंट अनटिल द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। इसमें भी वही है कि वो सर्टेन इवेंट हैपन होना चाहिए, और नॉन हैपनिंग पे ये बेस करता है। फॉर एग्जांपल ए और बी दो बंदे हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं, ए कहता है बी से कि ये जो शिप जा रही है ना, बहरी जहाज, ठीक है, ये अगर आ जाता है 10 दिन तक आ गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, अपनी जितनी जायदाद है तुम्हारे नाम लगा दूंगा। तो अब क्या होता है, 10 दिन गुजर जाते हैं, शिप वापस नहीं आता, ठीक है, तो क्या होता है फिर उसका कोई राइट नहीं बनेगा। अब क्या होता है, शिप 10 दिन से पहले पहले वापस आ जाता है। अब बी का राइट बन गया ए पे कि चलो भी अब सारी अपनी प्रॉपर्टी निकालो, क्योंकि अब क्या हुआ है कि अब जहाज वापस आ गया है। तो ये होता है कॉन्टीजेंट, यानी फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इवेंट हैपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक बस आपने लिखना है। इसमें आगे फंडामेंटल राइट्स भी उसने बताए हैं। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन से राइट होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए होते हैं। जैसे हमारे आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जितने भी राइट्स बताए गए हैं वो कौन से राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इनका कंक्लूजन कर देना है। अब अगर आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।